हो चुका आगाज रन का, यूं बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीतकर जाएगा। तो हेलो नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में मरणोत्तर काल में हम लोग विदेशी शासक को पढ़ रहे थे। विदेशी शासक में हम लोग हिंद यवन को सेक्शन को कंप्लीट कर चुका था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे शक शासक यानी शक साम्राज्य को। शक शासक को हम लोग शक या सिथिन कहते हैं, है ना। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के सेक्शन को या किसी भी सेक्शन को हम लोग मैप से, मानचित्र, जो भी चीज आप समझेगा वो आपको दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा। तो हम लोग मानचित्र समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका इंडिया है, और इंडिया में आपको बताए थे कि पिछले क्लास में हम लोग हिंद यवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंद यवन ने मूल रूप से शासन कहाँ किया था? तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के एरिया में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में कौन शासन किया था? तो हिंद यवन। तो इसी हिंद यवन आप शक के बारे में कहा जाता है, शकों के बारे में कहा जाता है कि शक रूप से मूल यानी मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया। मध्य एशिया। शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। मध्य एशिया में जनरली इन लोगों का कहीं निश्चित स्थान नहीं था कि यहाँ लोग रहते थे, लेकिन कई इतिहासकारों ने माना है कि शक कहाँ रहते थे। यानी शकों का मतलब प्रजाति सबसे पहले कहाँ से शुरुआत देखने को मिला? तो मध्य एशिया में मिला, है ना। मध्य एशिया में देखिए शक जो था ना, जैसे आज के लोग में देखते हैं कि लोग घूमने वाला जो लोग रहता है, यानी कि आदिवासी जनजाति के जो जिसको लोग गांव देहात में गुलगुलिया कहते हैं, तो जस्ट लाइक गुलगुलिया की तरह ही लोग था। ये शब्द बोलना हमको उचित नहीं समझा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो गुलगुलिया ही टाइप का एक ये लोग था, यानी कि लोग मध्य एशिया का निवासी था। ये लोग लूटपाट ही करना, जो जीवन निर्वाहन हो रहा था, यानी कि काम जो लोग अपने जीवन को यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे? तो लूटपाट करते थे, कि अपने आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट, यानी वहां का चोरी कर करके अपने जीवन को यापन कर रहे थे, है ना। तो इसी में दो तरह के जनजाति का उदय हुआ, यानी मध्य एशिया के दो तरह की जनजाति का उदय हुआ। एक शक और एक यूचिक। सभी आपको समझ में आ जाएगा शक और यूचिक क्या है। तो मध्य एशिया में आपकी बताया, आपको ये लोग घुमंत जीवन में विश्वास रखते थे। घुमंत मतलब घूमने वाला, ये नहीं कि आज 10 दिन यहाँ रहे तो 10 दिन उस जगह पर रहेंगे, यानी इनका निवास, अस्थायी निवास स्थान कहीं था, कहीं नहीं थे। जैसे आज भी अगर आप उस तरह के जनजाति के लोगों को गुलगुलिया का भी आप बोलिए एक आप मकान भी दे दीजिएगा रहने के लिए, तो वो लोग नहीं रहता। उन लोगों के दिमाग में इस तरह से सॉफ्टवेयर ही सेट कर दिया गया उन लोगों का अपने वंश के द्वारा कि वो लोग को कहीं अस्थायी रूप से कहीं निवास नहीं करते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ तक मतलब आप उसको घर भी दे दीजिएगा मतलब रहने के लिए, फ्लैट व्लैट, तो भी नहीं रहने का। उन लोगों का दिमाग में एक सॉफ्टवेयर उन लोगों का वंश चढ़ा के चला गया है कि, है ना, कि वो लोग अस्थायी घर बनाते ही नहीं। उन लोगों का मेन कहना है कि हम घर लाखों करोड़ों का घर क्यों बनाएं, उससे अच्छा है कि हम लाखों करोड़ों का जमीन में हम अपने आज 10 दिन यहाँ रहकर हमेशा ऐसा 10 लाख 20 लाख करोड़ों का जमीन हम बदलते रहते हैं। उन लोगों का इस तरह का दिमाग सेंस है ना। तो खैर इसी चलते उन लोगों का विकास नहीं हो पाता है ना। जब तक लोग आप अस्थायी रूप से नहीं कीजिएगा तो आपका विकास ही नहीं हो पाएगा। तो ये स्थिति था, यानी कि मध्य एशिया के निवासी था शक। तो इसमें से दो तरह के जनजातियों का उदय हुआ, एक हुआ शक और एक यूचिक कबीला। इन लोगों का मुख्य जो जीवन जीने का जो साधन था वो था क्या? लूटपाट करना, है ना। चोरी करना, यानी अपने आसपास के क्षेत्रों को चोरी कर अपने जीवन को यापन कर रहे थे। यानी आज वहां बस गए, यानी चोरी कर, यहाँ से चोरी कर ले। मान लीजिए कि अभी मालिक पटना चोरी करेंगे तो औरंगाबाद जिला में जाकर बस जाएंगे, औरंगाबाद जिला से चोरी करेंगे तो गया बस जाएंगे, गया चोरी करेंगे तो अलग अलग नालंदा चले जाएंगे। तो जिससे जो चोरी करने के बाद क्या होता है, उन रात के समय में वे चोरी करते थे और चोरी करने के बाद वहां रुकते नहीं थे, वहां से भागकर दूसरे स्थान पर मतलब निवास करते थे, है ना। तो इस तरह का इन लोग का
दिमाग में विचार था, इन लोग का एक प्रवृत्ति था कि कहीं स्थायी निवास इन लोग को नहीं था। तो इन्हीं में शक और एक था शक कबीला और एक यूची कबीला। तो शक कबीला देख रहे हैं, इन लोग इधर चोरी करता था, यानी कि मध्य यानी कि नीचे की ओर, जैसे भारत की ओर चोरी कौन करता था, तो शक कबीला। और यूची कबीला चीन की ओर चोरी यानी कि लूटपाट करता था, चोरी करता था। तो बताइएगा शक लोग कहाँ चोरी करता था, तो नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, अर्थात आधुनिक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में ये लोग क्या कर लूटपाट करते थे, यानी चोरी करते थे। इधर तो यूची कबीला के बारे में बात करें तो यूची कबीला चीन के क्षेत्र में क्या करता था, तो ये लूटपाट करता था ना। तो ये बताइए कि शक कबीला और यूची कबीला में थोड़ा सा का अंतर है, दोनों एक ही है। मतलब ये शक जो है जो लूटपाट कहाँ करता था, तो भारत के क्षेत्रों में, और यूची ची मतलब चीन, और ची से याद रखिएगा चीन, यूची कबीला किस क्षेत्र में लूटपाट करता था, तो चीन के क्षेत्र में। तो हम लोग मूल रूप से आप क्या पढ़ रहे हैं, शक यानी शक के बारे में। यूची कबीला ये कौन है, तो यूची कबीला कुषाण भाई, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुषाण का ही, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ना। तो यूची कबीला कुषाण को ही कहा जाता है। तो शक किस जनजाति के थे, तो यायावर शक के बारे में कहा था कि यायावर मतलब घुमंत जीवन जीने वाले लोगों को यावर का, यानी शुद्ध हिंदी में यानी शुद्ध भाषा में कहें तो यावर कहते हैं, यानी घुमंत जीवन जीने वाले लोगों को यावर कहते हैं। तो शक यायावर जनजाति के थे, मतलब इनको घुमंत जीवन में ही विश्वास था, यानी कि आज यहाँ बस गए तो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद दूसरे स्थान पर बस जाते थे। अर्थात आज के लोग में उस जनजाति को क्या कहते हैं, गुलगुलिया कहते हैं। तो जस्ट इसी तरह की प्रवृत्ति उन लोगों के पास था। तो देखिए शक धीरे धीरे क्या हुआ कि साम्राज्य ने चोरी किधर करना शुरू कर दिया, तो शक लोग भारत का ये चोरी करता था। तो इधर में आपको बताया था कि इधर कौन शासन कर रहा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में हिंद एवन। तो हिंदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में ही चोरी करता था शक। तो इधर आने क्रम में कुछ इसी में से कुछ विस्फोट दिमाग के इंसान था, मतलब एक था कौन, माउस। कौन था माउस, यानी कि इसी शक में से चोरी करने में चोरी करता था, और इसी में से एक विस्फोटक दिमाग का, मतलब एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो ये सोचा कि कब तक हम लोग चोरी कर आज यहाँ से चोरी करेंगे, वहां जाकर रहेंगे, वहां चोरी करेंगे, मारपीट हमेशा होता था, क्योंकि धरा जाएगा चोरी करते समय, तो मारता भी लोग था, राजा भी मारता था। तो इस कंडीशन में एक बहुत अच्छा इंसान था, पढ़ा लिखा ज्ञान भी था। तो माउस ने सोचा कि कब तक हम लोग चोरी करेंगे, कब तक ये है ना, एक हम लोग का अपना एक अस्थायी घर होना चाहिए, मतलब एक अपना क्षेत्र होना चाहिए अस्थायी। तो इसी को दिमाग में रखते हुए इसने चूंकि इधर माउस चोरी कहाँ करता था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में। तो इन्होंने को सोचा कि हम लोग का अब अस्थायी निवास होना चाहिए। तो यही इधर के जो हिंद यमन के शासक था, इसको मार दिया, और मार कर यहाँ क्या कर दिया, बस गया, है ना। यानी कि कहाँ बस गया, तो इधर अफगानिस्तान के एरिया में। माउस ने सबसे पहले कहा अपने आकर बसा, तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में। उसके बाद धीरे धीरे अपने क्षेत्र को विस्तार करते गया। जब यहाँ देखिए इधर आकर कौन बसा, माउस। ये माउस अफगानिस्तान के एरिया में बस गया। उसके बाद और से लोग थे, जब इसको देखा करे ये माउस है जो इधर अस्थायी रूप से घर बना लिया, नहीं अब राजा बन गया, कौन, माउस। तो और भी लोग था जो शक जाति के, शक वंश के था, वो भी सोचा कि हम लोग भी एक अस्थायी निवास करेंगे। और चूंकि अब चोरी करने चल दिया कहाँ, इधर भारत को चल दिया। तो इसके बाद यानी कि पंजाब के एरिया में, नहीं पंजाब कहाँ पड़ता है, तो भारत का भी पंजाब, भारत यानी बंटवारा में पंजाब है, जो 2 हिस्सा में बट गया, एक पाकिस्तान में और एक भारत में। तो जो आधुनिक पंजाब देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का, उस क्षेत्र में भी कुछ लोगों ने आकर बस गया। उसके बाद देखेंगे तो हम लोग मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ लोग बस गया। ये कौन हो गया, पंजाब, क्या, उज्जैन। उसके बाद देखिएगा तो गुजरात के महाराष्ट्र के सेकेंड नासिक में बस कुछ लोग, नासिक, है ना। जैसे देखिए सबसे पहले शकों ने कहा मतलब अपना साम्राज्य को भी स्थापित किया, तो अफगानिस्तान के एरिया में। धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार किया। फिर पंजाब के एरिया में जो भी राजा लोकल था उसको भी मारकर भगा दिया। उसके मारकर भगा के यहाँ भी अपने साम्राज्य को विस्थापित कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा। भारत में भी चोरी, चूंकि भारत इधर भी चोरी करने आया, तो इधर का देखा कि इधर का जो राजा है वो कमजोर है। तो जो राजा कमजोर होता था उसको मारकर भगा देता था और हत्या कर देता था, और हत्या करके अपने खुद बच जाता था, कौन, शक। तो इधर भी देखिएगा तो भारत यानी मध्य प्रदेश में उज्जैन
उज्जैन में भी अपने शाखा को विस्तार किया। और उज्जैन में जब इधर लोकल जो राजा था वो कमजोर राजा था, तभी तो ये आकर बस गया। तो इधर बस उज्जैन में तो एक उज्जैन में आकर बसा है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करते गया। नासिक यानी महाराष्ट्र के एरिया में बस गया, मथुरा के एरिया में बस गया, यूपी के क्षेत्र में मथुरा। नहीं, इस कुल मिलाकर हम लोग देखेंगे तो शक भारत में 5 शाखा का विकास हुआ। पहला अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और नासिक, है ना। इस सभी को हम लोग विस्तार रूप से सभी को बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो अफगानिस्तान में कौन आकर बसा, यानी कि मौस। उसके बाद अपने साम्राज्य को पाकिस्तान, आधुनिक पंजाब जो है भारत और पाकिस्तान का, उसमें अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उसके बाद धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगा। और भारत में देखिएगा तो उज्जैन में देखा कि उज्जैन के क्षेत्र में चोरी करना है, यानी मार लूटपाट करना है। तो देखा कि यहाँ का जो लोकल राजा है लोकल, वो क्या है, मतलब क्या है, तो इस स्थिति में उस कमजोर है। मतलब अपने यहाँ उसका सैन्य व्यवस्था इतना मजबूत नहीं है कि हमसे टकरा लेगा। जैसे ही आक्रमण किया तो यहाँ का राजा हार गया, और हार गए क्रम में शक यहाँ अपना साम्राज्य को स्थापित कर लिया। तो इसी क्षेत्र में उज्जैन के ही आसपास के एक राजा था, स्थानीय राजा, उसका नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्या है वो समझिएगा। उज्जैन में ही एक राजा था लोकल, इसकी काफी प्रभावित हुआ कि बताओ, एक हम लोग राजा हैं कि हम अपने साम्राज्य को जहां तक है वहां तक ही रहने दे रहे हैं, और एक विदेशी राजा जो घूमने वाला लोग है, यानी कि गुलगुलिया टाइप का, वो हम उज्जैन के राजा को मारकर क्या किया, यहाँ आकर बस गया। तो हम लोग एक क्या है, इज्जत की भी बात हो गई, क्योंकि विदेशी राजा आकर भारत में शासन कर रहा है, और एक हम लोग देसी राजा होते हुए हम लोग इसको नहीं मार पाए। तो इस कंडीशन में एक स्थानीय राजा ने भी इसका क्या किया, आक्रमण कर दिया। कहा उज्जैन शकों के उज्जैन शाखा पर। तो शकों को उज्जैन शाखा पर कौन कर दिया, आपका देख लीजिए। तो एक स्थानीय लोकल राजा था, और उस लोकल राजा ने का आक्रमण कर दिया, और यहाँ का जो शख्स जो राजा बना था उसको मारकर भगा दिया। और ये राजा कहाँ मारकर शिफ्ट हो गया, जब राजा ने इसको मारा तो जब भाग कर कहा, फिर मथुरा जाकर बस गया, है ना, मथुरा में जाकर बस गया। तो ये आखिर राजा कौन था, तो इस राजा का नाम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इस राजा ने जब इसको मारकर भगा दिया, शकों के उज्जैन शाखा को मारकर भगा दिया, कब, तो 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में, है ना, 57 ईस्वी पूर्व में। तो इसने जब शकों के राजा को, उज्जैन शाखा के राजा को मारकर भगा दिया, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। किसका, तो विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। कौन, तो स्थानीय लोकल राजा था जो इसने उज्जैन को मारकर। उसके बाद जब राजा ने इसको, चूंकि विदेशी राजा को मारकर भगाया, तो इसने एक संवत शुरू किया, यानी एक कैलेंडर अपने अनुसार शुरू किया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रम कैलेंडर, विक्रम संवत, यानी कि शकों के उज्जैन शाखा को विजय के उपलक्ष्य में जीतने के बाद विक्रमादित्य ने क्या किया, तो विक्रम संवत की शुरुआत की। तो विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया, तो विक्रमादित्य ने किस लिए किया, तो शकों के उज्जैन शाखा को पराजित करने के उपलक्ष्य में। कब किया, तो 57 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद हम लोग नासिक की बात करेंगे, तो नासिक में देखेंगे तो नासिक में बताइए, नासिक दक्षिण भारत का एरिया जो किसके साम्राज्य में था, तो सातवाहनों ने यहाँ शासन कर रहा था। तो सातवाहनों के एक राजा से क्षेत्र को जीता। शकों ने नासिक के क्षेत्र को किससे जीता था, तो सातवाहनों से जीता था। किससे, सातवाहनों से। तो सातवाहनों का चूंकि राजा कमजोर था, सातवाहन का राजा तो कमजोर था, इसीलिए शकों ने नासिक क्षेत्र में क्या किया, अपने राज्य को स्थापित किया, साम्राज्य को। इसीलिए जब राजा बना सातवाहन का एक राजा कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जब गौतमीपुत्र सातकर्णी राजा बना, तो इसको पता चला कि ये जो जब ये वर्तमान में जो नासिक में शक राजा क्या है दोस्त यहाँ शासन कर रहा है, वो हमारा ही क्षेत्र था। तो ये फौरन में आ गया, और फौरन में आकर इसको मारकर भगा दिया, और ये मारकर क्या कर दिया, भगा दिया। यानी शकों को नासिक शाखा को किसने पराजित किया, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और जब इस शाखा को समाप्त किया, तो ये लोग यानी कि नासिक वाले ही लोग आकर गुजरात में बस गए। कहाँ आकर बस गए, गुजरात में। कहाँ कर बस गए, गुजरात में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए, अंतिम रूप से देखिए, नासिक शाखा भी समाप्त हो गया,
उज्जैन भी शाखा समाप्त हो गया, मथुरा भी शाखा लगभग समाप्त हो गया था। एक लास्ट यानी शकों का अंतिम शाखा भारत में कौन सा बचा? वो गुजरात का शाखा बचा। क्या बचा? गुजरात का शाखा। और इसी गुजरात शाखा के एक सबसे महत्वपूर्ण राजा है कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन शकों का एक प्रतापी राजा, यानी कि शकों के गुजरात शाखा का एक प्रतापी राजा है कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन इतना है संस्कृत से प्रेमी हो गया था रुद्रदामन को कि इसका अंदाजा ये खुद से आप लगा सकते हैं कि देखिएगा संस्कृत, रुद्रदामन संस्कृत का इतना प्रेमी हो गया था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसका एक अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख को जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में लिखवाया। क्योंकि इसको संस्कृत से इतना प्रेम हो गया कि सोचा कि हम जो भी अभिलेख लिखवाएंगे अब संस्कृत में लिखाएंगे। इसके पहले भारत में कोई ऐसा मतलब अभिलेख था जो नहीं था जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। सभी भाषा अधिकार जो अभिलेख था जो पाली भाषा या फिर देख लीजिए पाली भाषा या प्राकृत भाषा में लोग लिखते थे, लेकिन भारत का पहला ऐसा अभिलेख है जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आखिर इस जूनागढ़ अभिलेख में क्या है? तो जूनागढ़ अभिलेख में हम लोग देखेंगे आखिर जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि जो देख रहे हैं गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र गुजरात का क्या? गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत में एक सुदर्शन झील था। सुदर्शन एक सुदर्शन झील था, यानी कि गुजरात जूनागढ़ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील था। उस सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी एक कृत्रिम है, चूंकि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था को विकास करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी सुदर्शन झील को क्या क्या यानी कि रुद्रदामन ने, जब इसका शासन आया तो रुद्रदामन ने इसका क्या किया? जीर्णोद्धार किया, मरम्मत किया। क्योंकि बहुत समय बीत गया था, इसका क्या किया? मरम्मत यानी कि जो बांध था, यानी सुदर्शन झील का बांध का मरम्मत करवाया। और मरम्मत करवा कर क्या किया? इसका अपने क्षेत्र अपने जो एक अभिलेख तैयार किया, उस अभिलेख को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में क्या क्या जब इसने मरम्मत करवा दिया तो मरम्मत करवाने के बाद इसको अभी एक अभिलेख में लिखवा दिया, ताकि लोग जब बाद में हमारा इसको भी जान सके, है ना। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो उसके बाद देखेंगे शकों के बाद इसी गुजरात शाखा का एक राजा है अंतिम राजा, यानी गुजरात शाखा का एक अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय। एक राजा है कौन? रुद्र सिंह तृतीय। ये भी काफी प्रतापी राजा है। क्या? गुजरात शाखा का। ये इतना प्यार के चक्कर में, यानी कि महिलाओं के चक्कर में इतना प्रभावित था कि इसको कहानी सुनिएगा तो आप भी सोच में पड़ जाएगा। रुद्र सिंह तृतीय जो गुजरात शाखा का गुजरात शाखा का अंतिम राजा था। इसने जितने भी उस काल में जितने सुंदर स्त्रियां थी, सभी को क्या करता था? विवाह करने की इच्छा रखता था। सुखा ना, ज्यादा तो मतलब क्या पराक्रमी राजा नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा वो अपने क्षेत्र के जितने भी सुंदर कन्याएं थी सभी से क्या करना चाह? विवाह करना। तो इसी में क्या हुआ? इसका दरबार लगा, रुद्र सिंह तृतीय का राजा शासन दरबार चल रहा था। और उसमें एक दरबारी ने बताया कि हुजूर, आपकी पत्नी से भी सुंदर है कि रामगुप्त की पत्नी, रामगुप्त की पत्नी जो आपकी पत्नी से जो अभी विश्व की सबसे सुंदरी है। कौन? ध्रुव देवी। ये कौन है? ध्रुव देवी। ये ध्रुव देवी कौन है? तो रामगुप्त की पत्नी है। रामगुप्त, गुप्त वंश आएंगे तो उसको भी पढ़ाएंगे। रामगुप्त कौन है? तो ये गुप्त वंश का राजा है। किसका? तो समुद्रगुप्त का बेटा है। समुद्रगुप्त को आपको पता होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त ने पूरे लगभग भारत को जीता था, और ये है ना, तो इसीलिए समुद्रगुप्त को एक इतिहासकार है स्मिथ, वो क्या बोले कि भारत का एक नेपोलियन, जिस तरह से नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता, उसी तरह से पूरे भारत को जीतने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। हाँ, तो भारत का नेपोलियन बताइए, पूरे भारत को जीतने वाला का बेटा है कौन? रामगुप्त, और उसकी पत्नी है ध्रुव देवी। और ये इतना नालायक राजा है समुद्रगुप्त का बेटा कि
समुद्र का बेटा कि अपने क्या हुआ देखिएगा, इस कहानी सुनिएगा। तो रुद्र सिंह के तृतीय के दरबार में चर्चा चल रहा है कि रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी जो काफी सुंदर है, तो ये कहा कि ठहरो इसको भी हम देख ही लेते हैं सुंदर है या नहीं। तो ये संदेश भेजा, यानी रुद्र सिंह तृतीय जो कहाँ बस शासन कर रहा था गुजरात में, ये भेजा कहाँ, गुप्त वंश यानी यूपी का क्षेत्र, गुप्त वंश का समाज बिहार यूपी का ही क्षेत्र था। तो इसने भेजा कहाँ संदेश रामगुप्त के पास कि या तो हमसे लड़ाई करो या फिर इसके बदले तुम अपनी पत्नी को हमारे यहाँ भेज दो। तो रामगुप्त जो कमजोर शासक था, यानी इतना योग नहीं था, तो ये रुद्र सिंह तृतीय जान रहा था कि अगर इस तरह से हम प्रस्ताव देंगे या तो लड़ाई या फिर उसकी पत्नी, तो रुद्र सिंह लड़ाई नहीं को रामगुप्त हमसे लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई कमजोर राजा है। तो ये भी सोचकर ही इसने संदेश दिया था, कौन, रुद्र सिंह तृतीय। और ऐसा भी हुआ भी, रुद्र सिंह तृतीय का संदेश जैसे ही पाया तो रामगुप्त डर गया। रामगुप्त सोचा कि लड़ाई करने का तो हम हार ही जाएंगे, किसको, रुद्र सिंह तृतीय से। तो इससे अच्छा है कि हमारा जो साम्राज्य है वो भी बच जाएगा, भले तो हमारी पत्नी चली जाएगी उसके यहाँ, तो खैर कोई बात नहीं, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे। तो इस कंडीशन में बताइए अपनी पत्नी को दे दिया, किसको देने का निर्णय लिया, तो रुद्र सिंह तृतीय को देने का निर्णय लिया, कौन, रामगुप्त। इसी रामगुप्त का एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कहा कि जाओ ध्रुव देवी को रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में पहुंचा दो, है ना। जब रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में पहुंचाना शुरू चल दिया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने भाभी यानी रामगुप्त की पत्नी को लेकर। तो रास्ते में सोच रहा है कि क्या लोग कहेंगे कि एक राजा का जब पत्नी सुरक्षित नहीं है तो क्या हमारे यानी कि जनता का हम लोग का क्या पत्नियां यानी औरत सुरक्षित रहेगा। इस तरह के सामाजिक स्थितियों को भाप रहा था, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसने ही सोचा कि क्या किया, इसने निर्णय लिया जब बॉर्डर पर पहुंचने वाला था, गुजरात में जब पहुंचने वाला ही थी, कौन, ध्रुव देवी या चंद्रगुप्त मौर्य। इसने निर्णय लिया कि ध्रुव देवी को यहाँ बैठाकर यानी बॉर्डर पर बैठाकर इसने स्वयं ध्रुव देवी का रूप धारण कर लिया, घूंघट मार लिया, बड़ा बड़ा नाखून में पॉलिश तरह इसी तरह मतलब औरत की वेश बना लिया और घूंघट नीचे कर लिया। तो बताइए घूंघट करने के बाद कोई भी नहीं पहचान सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने घूंघट में किसका, ध्रुव देवी के रूप में चल दिया कहाँ, रुद्र सिंह तृतीय के दरबार में। और दरबार में पहुंचा तो ये रुद्र सिंह तृतीय जान ही रहा था कि जो रामगुप्त है ये अपनी पत्नी को ही भेजा होगा, है ना। तो इस तरह से अपने जितने भी सैनिक था इसके आसपास सुरक्षा कर्मी, उसको सभी को रुद्र सिंह तृतीय क्या कहा कि तुम यहाँ से साइड हो जाओ, हम भेंट करते हैं किससे, तो ध्रुव देवी से। और जाकर एक कच्छ में, नहीं इसमें कोई लोग नहीं था, केवल और केवल ध्रुव देवी के रूप में कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और एक रुद्र सिंह तृतीय, है ना। तो इसी का फायदा उठा लिया। जब देखा कि अरे तो स्त्री नहीं पुरुष है, तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको हत्या कर दिया। शकों का अंतिम सम्राट गुजरात का राजा था, है ना। तो शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को किसने हराया, तो ये भी प्रश्न आएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि शक जो शासक था ज्यादा चांदी का सिक्का चला रहा था, तो इसी जीत के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने कार्यकाल में क्या किया, तो चांदी का सिक्का चलाया। तो प्रश्न आएगा कि किस गुप्त शासक ने चांदी का सिक्का चलाया, तो किसने, तो ये गुप्त काल यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आपका कहानी सुनाने का इसी मकसद है ना, कहानी सुनाने से क्या होता है कि आपको जो चीजें है ना तुरंत आपके माइंड पर सेट हो जाता है। तो इस तरह से जब चंद्रगुप्त मौर्य जब इसको मार हत्या कर ध्रुव देवी के साथ कहा अपने देश लौट रहा था, यानी कि अपने साम्राज्य की ओर, तो इसने निर्णय लिया कि ऐसा भाई रहने से अच्छा नहीं, कि रामदूत तो ऐसा भाई रहने से अच्छा है कि न रहे, यानी ऐसा राजा रहने से अच्छा ही है जो अपने पत्नी को भी क्या कर दे, दूसरे राजा को सौंप दे, तो ऐसा राजा रहकर ही क्या करेगा। तो इसने अपने भाई को भी हत्या कर दिया, है ना। तो इसने क्या किया, अपने भाई को भी हत्या कर दिया, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर ध्रुव देवी से स्वयं ब्याह कर लिया, है ना। तो एक भी आपका गुप्त काल में ही आप इसको बताएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शकों का जितने भी साम्राज्य था धीरे धीरे कर ये समाप्त ही हो गया। तो ये आपका शक से संबंधित है। तो हेडिंग में लिखिए शक या सिथियन, शक अर्थात सिथियन, शक अर्थात सिथियन। पहले फिगर बना लीजिए, हाँ जितना फिगर बनाइएगा, चूंकि आप मेंस के टाइप में जितना फिगर का आप यूज कीजिएगा वो आपके लिए मार्क्स को ज्यादा बढ़ाएगा, है ना। तो फिगर भी आप ज्यादा उतार लीजिए फटाफट इसको।
ये आपका इंडिया है, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया है, आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्र में है ना। इस तरह से संकेत भी कर लीजिएगा। इधर शक थोड़ा सा है ना, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि फिगर बना लिए होंगे, अच्छा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया कि ना गया। तो उसके बाद शक कबीला के बारे में थोड़ा सा यूची कबीला के बारे में बता देते हैं, है ना, आपको ज्यादा दिमाग में रहेगा। तो यूची कबीला कहाँ लूटमाट कर चोरी चमारी कहाँ करता था, तो ये चीन के ईयर में। तो चीन के राजा भी इससे काफी प्रभावित, चूंकि जब ये लोग लूट का आज लूटा और दूसरे भाग गया, तो चूंकि पता भी नहीं चलता था, अगर पकड़ा भी गया तो राजा डायरेक्ट उसको फांसी दे देता था। तो खैर वो अलग बात है। तो इससे जो यूची कबीला इसको से भी ज्यादा खतरनाक था, शक कबीला से भी ज्यादा खतरनाक था यूची कबीला, जो चीन के क्षेत्र में चोरी करता था, लूटपाट करता था। जो चीन के राजा भी काफी प्रभावित थे, सोचा कि कब इसको हम जो रोकने का भी प्रयास करे। तो क्या किया इसने, क्या किया, चीन के राजा का भी मारने की धमकी दे दिया कि हम मार देंगे, ये करेंगे। तो खैर, तो जब चीन का एक राजा बहुत शक्तिशाली राजा बना, उसको भी जब हम लोग कुषाण का साम्राज्य पढ़ेंगे तो कुषाण में आपको बताएंगे, तो एक चीन का दीवार यानी खड़ा कर दिया, चीन में ही एक दीवार खड़ा कर दिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, चीन का दीवार। भारत विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन है, चीन का दीवार, है ना। तो चीन का दीवार खड़ा इसलिए किया कि जो यूची कबीला लूटपाट कर चोरी चमारी कर रहा है, उसको रोकने के लिए एक चीन में एक दीवार खड़ा किया गया। वो लगभग 10 फीट 15 फीट तक ऊंचा और 1000 किलोमीटर तक क्या किया गया, लंबा दीवार बनाया गया, है ना। इस दीवार में जितने भी अपने जो राजा चीन का था, वो अपने जितने भी लोगों को बुलाकर कहा कि इसमें ड्यूटी दो, है ना, बिना पैसा का है, क्योंकि देश के लिए काम हो रहा है, सामाजिक काम हो रहा है। तो इसमें कोई पैसा नहीं, वेतन वेतन नहीं मिलेगा। जैसे बहुत से देश में क्या होता है, लड़ाई की स्थिति में क्या होता है, अपने देश को सुरक्षा दिलाने के लिए बहुत से देश के अपने सभी लोगों को, है ना, जैसे यूक्रेन में देखिएगा तो यूक्रेन में जितने भी चाहे स्त्री पुरुष सभी ने सैन्य व्यवस्था की क्या ट्रेनिंग अनिवार्य रहता है। 3 साल आपको ट्रेनिंग करना ही करना है, मतलब 3 साल देश के लिए सेवा करना है ना। तो इस तरह से हो गया, बिना बेगारी में ही क्या करवाया, चीन के दीवार में बनाने में तय किया। उसके बाद देखेंगे हम लोग, जो देखें अभी आपको पढ़े रुद्र सिंह तृतीय के बारे में। जो रुद्र सिंह तृतीय है, जो किसने जूनागढ़ अभिलेख यानी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र प्रांत में जो सुदर्शन झील था, जिसका निर्माण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें जो मरम्मत करने में जितना भी लेबर मजदूर लगाया, उसको बिना बेगार का यानी बिना बेगार का मतलब समझते हैं। बेगार का मतलब होता है बिना पैसा दिए हुए काम करवाना को हम लोग बेगार कहते हैं, यानी इसको बेगारी भी कह सकते हैं। लेकिन ये अपने अभिलेख में रुद्र दामन अपने अभिलेख में लिखता है कि हमने जो मरम्मत करवाया सुदर्शन झील का, उसमें हम लोग बिना बेगार का, शब्द का खेल पकड़िएगा, बिना बेगार का, बेगार नहीं कर रहा, यानी बिना बेगार मतलब हम अपने लेबरों को वेतन देकर हम इसमें क्या किया, मरम्मत करवाए, है ना। तो ये हो गया। हेडिंग में लिखिए शक या सिथियन, इसमें डैश देके लिखिएगा। शक मध्य एशिया के निवासी थे, शक मध्य एशिया के निवासी थे। इसमें लिखिएगा शक यायावर जनजाति के थे, शक यायावर जनजाति के थे। लिखिए शकों ने भारत पर 5 शाखा को स्थापित किया, 5 शाखा को स्थापित किया। पहला लिखिए अफगानिस्तान, पहला अफगानिस्तान। उस तरह लिखिए पंजाब। फिर लिखिए मथुरा, उज्जैन, ये मध्य प्रदेश का उज्जैन है। उसके बाद लिखिए नासिक, ये हो गया। तो उसमें लिखिएगा, इसमें डैश देके लिखिए। पहला लिखिए कौन, है ना, लिखिए इसी में पान करके लिखिएगा। भारत में शक साम्राज्य की स्थापना, भारत में शक साम्राज्य की स्थापना माओस ने किया। माओस ने किया। उसके बाद लिखिएगा शकों के, अगला पॉइंट करके लिखिएगा, शकों के उज्जैन शाखा को स्थानीय राजा ने पराजित किया तथा उज्जैन शाखा के लोग
शकों के उज्जैन शाखा के लोग मथुरा में जाकर बसे, मथुरा में जाकर बसे तथा लिखिए इसी जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। स्थानीय राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। इस तरह से देखिए जो राजा भारत में आगे चल के जैसे गुप्त में पढ़ेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी क्या किया, मार के भगाया किसको, गुजरात के शाखा को। तो जो विदेशी राजा को मार के भगाएगा वह राजा, जो राजा भगाएगा विदेशी राजा को, वो क्या करेगा तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा। और इस तरह से विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत में कुल 14 राजा हैं। उनका भी आपको जब समय आएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा। लिखिएगा इसी जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। और इसमें डेट लिख लीजिएगा 57 ईस्वी पूर्व, छूट गया 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व लिखिएगा। लिखिएगा शकों के नासिक